गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने पिछली वीडियो में रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ और इसके उद्देश्य को समझा। आज इस वीडियो में रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार बनाया जाता है को समझेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आपने समझा है कि एक निश्चित अवधि में रोकड़ में हुए परिवर्तनों का विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। रोकड़ की प्राप्ति और भुगतान के विवरण को, रोकड़ के आवागमन के विवरण को रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किन साधनों से रोकड़ प्राप्त हुई है और किस प्रकार रोकड़ का भुगतान हुआ है, किन मदों पर रोकड़ का प्रयोग हुआ है, उसका विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन मानक 3 के अनुसार बनाया जाता है और लेखांकन मानक 3 के अनुसार व्यावसायिक लेन देन को 3 क्रियाओं में विभाजित किया गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो संचालन क्रियाएं, इनमें उन लेन देनों को शामिल करते हैं जो आय प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, अर्थात आगम प्रकृति के, रेवेन्यू नेचर के जो लेन देन हैं उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। और इन्वेस्टिंग में स्थायी संपत्तियों और दीर्घकालीन विनियोगों के क्रय विक्रय से संबंधित लेन देनों को शामिल करते हैं। और वित्तीय क्रियाओं में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पूंजी की प्राप्ति, पूंजी का भुगतान, ऋण की प्राप्ति, ऋण का भुगतान आदि लेन देनों को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। और इन तीनों क्रियाओं के कारण रोकड़ में जो परिवर्तन हुआ उसको मापने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की 2 विधियां हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। जो कंपनियां स्कंद विपणि पर सूचीबद्ध हैं वो केवल इनडायरेक्ट मेथड द्वारा रोकड़ प्रवाह तैयार करेंगे। बाकी अन्य कंपनियां, अन्य उपक्रम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों में से किसी विधि द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो में डायरेक्ट मेथड द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार तैयार किया जाता है उसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही अंतर है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों में सेम है। तो इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट मेथड में सकल प्राप्ति और सकल भुगतान के आधार पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो ज्ञात किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले कैश सेल और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स ज्ञात करेंगे। उसको हम कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर भी कह सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे आप? टोटल सेल्स, जो टोटल सेल्स हैं उसमें अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स, डेटर्स ऑफ बीआर का हम ओपनिंग बैलेंस जोड़ दें, देनदार और प्राप्य विपत्र का, और क्लोजिंग बैलेंस घटा दें, तो यहाँ आपका कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर से निकलकर आ जाएगा। जो हमारे कस्टमर हैं उनसे जो रोकड़ प्राप्त हुई है इस अवधि में वो आ जाएगा और ये इस एक्टिविटीज का कैश इनफ्लो होगा। इसके अलावा अगर कोई अदर रेवेन्यू रिसीव्ड हुई है तो उसको भी लिख देंगे हम अदर कैश रिसीव्ड में। इसके बाद जो आउटफ्लो के आइटम हैं उसमें सबसे पहले कैश पेड टू सप्लायर्स। कैश पेड टू सप्लायर आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल परचेज निकालेंगे
और टोटल परचेज अगर नहीं दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देंगे और ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से टोटल परचेज निकल कर आ जाएगी। अगर टोटल परचेज दे रखी है तो फिर आप सीधा टोटल परचेज लिखेंगे और इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स क्रेडिटर्स ऑफ बीपी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो जोड़ देंगे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स ऑफ बीपी का घटा देंगे। तो इस प्रकार ये कैश पेड टू सप्लायर्स आ जाएगा। इसके बाद कैश पेड टू एम्प्लॉयज हम निकालेंगे और उसमें टोटल वेजेस एंड सैलरीज लिख लेंगे, या कर्मचारियों को और भी कोई राशि भुगतान की है वो लिख लेंगे और इसमें लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी जोड़ देंगे और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी घटा देंगे। प्रीपेड में उल्टा होगा, करंट ईयर के प्रीपेड वेजेस एंड सैलरी जोड़ेंगे और लास्ट ईयर की प्रीपेड वेजेस एंड सैलरी घटा देंगे। तो इसको हम यूं इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग में डिक्रीज है तो उसे जोड़ देंगे और इंक्रीज है तो घटा देंगे। प्रीपेड में उल्टा है, अगर प्रीपेड में इंक्रीज है तो जोड़ेंगे और डिक्रीज है तो घटाएंगे। इस प्रकार कैश पेड टू एम्प्लॉयज निकलकर ये आ जाएगा। इसके बाद कैश पेड फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, जो भी अन्य खर्चे हैं, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और उन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर के प्रीपेड हम जोड़ देंगे और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर प्रीपेड घटा देंगे। इस प्रकार ये कैश पेड फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकलकर आ जाएगा। इसके बाद आप इनकम टैक्स पेड जो चुकाया गया आयकर है उसको घटा देंगे। तो इस प्रकार ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। प्यारे बच्चों, नंबर 2 लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उन लेन देनों को शामिल किया जाता है जो स्थायी संपत्तियों, दीर्घकालीन विनियोगों के क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं। तो इस एक्टिविटीज के अंतर्गत जो इनफ्लो के आइटम हैं जिनसे रोकड़ प्राप्त होगी वो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। और जो आउटफ्लो के आइटम होंगे इस एक्टिविटीज में वो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। इस प्रकार ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। नंबर 3 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पूंजी की प्राप्ति, पूंजी का भुगतान, ऋण की प्राप्ति और ऋण का भुगतान आता है। तो इसमें जो इनफ्लो के आइटम होंगे इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन से प्राप्त राशि, लोन टेकन जो आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया है उससे इनफ्लो होगा, उससे रोकड़ की प्राप्ति होगी, उसको लिखा जाएगा। इसके बाद जो आउटफ्लो के आइटम जिससे रोकड़ का भुगतान होगा वो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, अंशों ऋण पत्रों का भुगतान, और जो लोन पेड किए हैं, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने भुगतान किया है उसको भी दिखाएंगे, लोन पेड, और इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड भी इसी एक्टिविटीज के अंतर्गत दिखाया जाएगा। इस प्रकार ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। अब इन तीनों एक्टिविटीज को आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगी। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जोड़ देंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार लेखांकन मानक 3 के डायरेक्ट मेथड द्वारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बन जाएगा और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में डायरेक्ट मेथड द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार बनाया जाता है समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना, आपका वीडियो को लाइक करना, आपका वीडियो को शेयर करना हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। धन्यवाद।